Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Ismail and today we're going to talk about acute inflammation. क्रॉनिक के ऊपर पहले लेक्चर हो गया हुआ है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन रह गया, तो इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इन्फ्लेमेशन क्या होती है। बेसिकली इन्फ्लेमेशन टू सेट फिल्ड इन्फ्लेमेशन डायनामिक रिस्पॉन्स ऑफ वस्कुलराइज्ड टिश्यू। वस्कुलराइज्ड टिश्यू कौन से होते हैं? ऐसे टिश्यू जिनके पास ब्लड की सप्लाई होती है, तो वो इंजरी के रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन शो करते हैं। होस्ट रिस्पॉन्स टू गेट रिड ऑफ डैमेज टिश्यू एंड फॉरेन इन्वेडर। क्या क्यों इन्फ्लेमेशन होती है? ताकि कोई डैमेज टिश्यू या नेक्रोटिक फैक्टर कोई बॉडी के अंदर कोई टिश्यू जो इंजरी होती है ना, उसको कहते हैं। और फॉरेन इन्वेडर, बाहर से कोई चीज आ गई है, कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ गया, उसके खिलाफ जो है इन्फ्लेमेशन की जाती है। ये पहला तो ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, और इसका बेसिकली पर्पस डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर होता है, डिफेंस एंड हीलिंग मैकेनिज्म। लेकिन अगर ये सीवियर हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको हम फिर बीमारी कंसिडर करते हैं। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि ये इसकी साइंटिफिक नेम भी है, डॉलर रूबर, रूबर ट्यूमर एंड डॉलर। ठीक है, इस ये कीमोटैक्सिस परमेबिलिटी, तो ये भी आपने याद कर लेने। रिलीज ऑफ सॉल्युबल मीडिएटर कॉज पेन, यानी कि सॉल्युबल मीडिएटर से मुराद हैं ऐसे मीडिएटर, ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो कि ब्लड के अंदर से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पेन कॉज करेंगे। पेन बेसिकली फिर एक सिग्नल होता है बॉडी के पास कि कुछ हुआ है। ठीक है, वेजोडाइलेशन कॉज रेडनेस, रेडनेस को रिबर कहते हैं। वेदो डायलेशन होगी, वेसल्स फैल जाएंगी, ब्लड सप्लाई, ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। इसकी वजह से बॉडी जो है वो रेडनेस हो जाएगी और हीट हो जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड परमेबिलिटी कॉज स्वेलिंग, उसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं, उनका पोर साइज भी बड़ा हो जाता है। पोर साइज से फ्लूइड जो है वो वहां से निकल के बाहर आ जाता है, अंडर द स्किन आ जाता है, उसको स्वेलिंग कहते हैं। सेलुलर इन्फ्लेक्स कॉज पेन, और उसके अलावा कीमोटैक्टिक सिग्नल आते हैं जो कि पेन कॉज करते हैं। Complex reaction to injuries agents such as microbe and necrotic cells that consist of vascular response, migration and activation of leukocyte and systematic response. तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्या है? कम्प्लेक्स रिएक्शन है इंजरीज के खिलाफ। अब इंजरी कौन कौन सी है? माइक्रोब एंड नेक्रोटिक सेल। माइक्रोब या कोई नेक्रोटिक सेल, नेक्रोटिक सेल से मुराद है किलिंग सेल्स, कोई भी है, कोई भी इन्वेटर है। ठीक है, अच्छा, किन की? डेट कंसिस्ट ऑफ वस्कुलर रिस्पॉन्स, माइग्रेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स। जिनके पास वस्कुलर रिस्पॉन्स है, यानी कि वेसल से व्हाइट ब्लड सेल्स आके अपना रिस्पॉन्स शो करा सकते हैं। माइग्रेशन, व्हाइट ब्लड सेल ब्लड में फिर रहे हैं, वहां से माइग्रेट होकर स्पेसिफिक साइट पे आ जाएं। एंड एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड सिस्टमिक रिस्पॉन्स, और ओवरऑल पूरी बॉडी का जो है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट हो जाता है। यूनिक फीचर ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल लीडिंग टू accumulation ऑफ फ्लूइड एंड ल्यूकोसाइट इन द एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज। एक इन्फ्लेमेशन के अंदर एक यूनिक फीचर ये भी है कि जब ब्लड वेसल एक्सपैंड करती हैं तो वहां से बहुत सारे जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, उसके अलावा फ्लूइड जो है वो वहां से ब्लड से और ब्लड वेसल से निकल के अंडर द स्किन इनटू द टिश्यूज आ जाता है। दो पैटर्न होते हैं इन्फ्लेमेशन के, एक्यूट एंड क्रॉनिक। क्रॉनिक के ऊपर लेक्चर हो चुका है, एक्यूट अब आज बात करते हैं। इसके वेरियस स्टिमुलाई लिखे हुए हैं। इन्फेक्शन है जो कि इन वजह से हो सकता है, उसके अलावा ट्रॉमा है, ब्लंट ट्रॉमा एंड पेनिट्रेशन है। ठीक है, कोई डीप ट्रॉमा हो जाए या वैसे एक अच्छा खासा एरिया खराब आपका डैमेज हो जाए। फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, डिफरेंट फिजिकल केमिकल एजेंट है, समझाने वाले कोई नहीं है इनमें। फॉरेन बॉडी है, सिम्प्लिंटर, डर्ट, स्टिचर्स, मतलब कोई प्लास्टिक, कोई हार्ड बॉडी। ठीक है, जिस तरह वो कांच का एक गिलास आपके कट लगा दे, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में एक्यूट इन्फ्लेमेशन आएगी। इम्यून रिएक्शन, हाइपर क्रिएटिविटी रिएक्शन, उसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इम्यून रिएक्शन ज्यादा एक्टिव हो गया तो वो भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं और सीवियर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हमारे इम्यून रिस्पॉन्स का एक पार्ट होता है, तो अगर इम्यून रिस्पॉन्स खराब हो गया या अपना सही काम नहीं कर रहा और वो ओवर रिस्पॉन्स शो करता है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी सीवियर वाली हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इमीडिएट है, अर्ली है, और रैपिड होती है। ठीक है, सेकंड्स के अंदर इन्फॉर्मेशन हो जाती है, और लेकिन होती कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए। जैसे वो कोई मच्छर काटता है, कुछ देर के लिए आपकी जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, तेज है, जल्दी है, और क्या करती है, कुछ मिनट से लेके कुछ दिनों तक लास्ट कर सकती है। इसके दो इवेंट्स हैं, वस्कुलर इवेंट एंड सेलुलर इवेंट। इनके ऊपर बात करते हैं। पहले वस्कुलर इवेंट्स की बात करते हैं कि वेसल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, अल्टरेशन इन वेस्कुलर कैलिबर लीड टू इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। कैलिबर का मतलब होता है उसकी चौड़ाई, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द माइक्रोवास्कुलर डेट
परमिट प्लाज्मा प्रोटीन एंड ल्यूकोसाइट टू लीव सर्कुलेशन। उसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट्स प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह ब्लड से निकल के बाहर आ जाती हैं, जिनको हम हीमोडायनामिक चेंजेस कहते हैं। उसके अलावा परमिबिलिटी चेंजेस, इमिग्रेशन ऑफ leukocyte from microcirculation accumulation at focus of injury and their activation to eliminate the offending agent। यानी कि ब्लड वेसल से ल्यूकोसाइट का निकलना, उसके बाद इंजरी साइट पे एक्यूमुलेट कर जाना और वहां पे अपना रिस्पॉन्स शो करना, इसको कहते हैं परमिबिलिटी चेंजेस। ये परमिबिलिटी चेंजेस हो जाती हैं। मस्कुलर हीमोडायनामिक चेंजेस के जो माइक्रो सर्कुलेटरी बेड के अंदर जो चेंजेस होती हैं under influence of activated chemotactic factor with transiently initiated by neurogenic mechanism। ट्रांजिएंटली का मतलब होता है थोड़े अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए। एक्यूट के अंदर कुछ भी हो रहा है तो शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है, ठीक है। तो माइक्रो सर्कुलेटरी बेड के अंदर हीमो हीमो का मतलब ब्लड से रिलेट होता है, ठीक है। तो जो आपकी सर्कुलेशन हो रही है वो कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स वगैरह के अंदर, उनके अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको हीमोडायनामिक चेंजेस कहते हैं। और वो जो उनका पोर साइज बढ़ रहा है बेसिकली उसको कह रहे हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिवेटेड कीमोटैक्टिक फैक्टर। वो जो टिश्यू साइड जहाँ पे डैमेज हो गया है वहां से केमिकल सिग्नल रिलीज होते हैं। वो केमिकल सिग्नल ब्लड वेसल्स पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल एक्सपैंड कर जाती है और उनका पोर साइज बढ़ जाता है। ये पोर साइज बढ़ने वाली जो कंडीशन, इसको कहते हैं हीमोडायनामिक चेंजेस। और जो उसका ब्लड साइज का वेसल्स का साइज बढ़ जाता है उसको कहते हैं वेजो डायलेशन, ठीक है। ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन, थोड़े टाइम के लिए वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है, वेजो डायलेशन होनी है। acute local active hyperemia, डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल, इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि एट्रियोल्स और क्योंकि ब्लड वेसल का साइज बढ़ चुका होता है तो इसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाइमोडायनामिक चेंज के अंदर फर्दर ऑन है कि कंजेशन और पैसिव हाइपरीमिया। पहले वाला था acute लोकल एक्टिव हाइपरीमिया, जो कि हो रहा था ब्लड वेसल के एक्सपैंड करने जाने की वजह। दूसरा है कंजेशन और पैसिव हाइपरीमिया, रिजल्टेंट ओवरलोड ऑफ ड्रेनेज कॉज डायलेशन ऑफ वेन्यूल एंड वेन। पहले क्या हुआ कि कीमोटैक्सिस के सिग्नल के रिस्पांस में ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस तरफ आना था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वहां पे मतलब उस बढ़ने की वजह से जो आर्टरियोल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो और आर्टरियोल्स में एक्सपेंड करके उनका साइज बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, ये इसको कहते थे एक्टिव हाइपरीमिया। अब वो जो ब्लड इस तरफ आ गया है, जब उसने वापस जाना है तो उसने वेन्स के जरिए वापस जाना है। और वो वेन्स, जब वेन से गुजरेगा इतना सारा ब्लड, तो वो वेन्स को भी क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा, फैला देगा। और इसको हम कहेंगे पैसिव हाइपरीमिया। वस्कुलर इवेंट के अंदर आगे परमिबिलिटी चेंज, इनिशियली लीकेज ऑफ वाटर फ्लूइड हमने बात कर ली। जब साइज चेंज होगा, पोर साइज चेंज होगा, तो उसकी वजह से वाटर पहले लीक होगा। वाटर लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड, लिकोसाइट एंड सम एरिथ्रोसाइट। उसके अलावा जो प्रोटीन रिच फ्लूइड्स हैं, वेरियस प्रोटीन रिच फ्लूइड्स जो है वहाँ पे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा लिकोसाइट्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट होते हैं, इनकी लीकेज हो जाए। लीकेज ऑफ प्लाज्मा, इंक्रीज ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि वही जो ब्लड का एक मूवमेंट प्रेशर है एक ब्लड का, वो प्रेशर जो वो वेसल्स पे लगाता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन वेसल परमिबिलिटी, तो परमिबिलिटी भी बढ़ गई, उसका ओवरऑल पोर साइज भी बढ़ गया, उसके अलावा ब्लड का प्रेशर भी बढ़ गया। तो अब एक चीज है, एक ऐसी चीज है जिसमें सुराख है और पीछे से जो है वो उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि ब्लड का जो लीकेज है वो इंक्रीज कर जाएगी। फर्स्ट फेज ऑफ इंक्रीज परमिबिलिटी मेडिएटेड बाय हिस्टामाइन विच ट्रांजिएंट लास्टिंग फॉर लेस देन 1 आवर। जो पहली फेज है परमिबिलिटी की, ये जो परमिबिलिटी इंक्रीज इंक्रीज हुई है, ये शुरू कौन करवाता है? हिस्टामाइन करवाता है, लेकिन वो बहुत थोड़े 1 घंटे से कम टाइम के लिए इसको जो है वो परमिबिलिटी को इंक्रीज करवा देते हैं। फर्दर अगर हमें मजीद टाइम के लिए परमिबिलिटी चाहिए हो तो उसके लिए डिफरेंट अदर मीडिएटर है। सेकंड फेज ऑफ परमिबिलिटी फॉर नेक्स्ट टू 3-4 आवर लीकेज ऑफ लिकोसाइड डिपेंड ऑन मल्टीपल केमिकल मीडिएटर। पहले जो इनिशियल स्टेज है वो हिस्टामाइन पे डिपेंड कर रही है। उसके बाद जो है हमारे पास मल्टीपल लिकोसाइड मल्टीपल केमिकल मीडिएटर्स आ सकते हैं, जो कि सेकंड फेज ऑफ परमिबिलिटी यानी कि अगले 3 से 4 घंटे के लिए जो है वो काम करेंगे। It result in migration of fluid between endothelial cell of the venules. Chemical mediator of inflammation work by either involving not involving neutrophil। अब जितने भी केमिकल मीडिएटर हैं इन्फ्लेमेशन के,
ये काम कर सकते हैं, या तो न्यूट्रोफिल्स को अपने साथ इन्वॉल्व कर लें, वो न्यूट्रोफिल जो है वो फेगोसाइटोसिस करेंगे, जो भी इन्वेडर आया है या जो भी हार्मफुल केमिकल आया है उसको किल आउट कर देंगे। ठीक है, या ये उसको बगैर इन्वॉल्व किए भी अपना काम, अपना जो कीमोटैक्सिस वाला काम है वो करते रहेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हमारे पास आगे क्या, सॉरी, केमिकल मीडिएटर से इंक्रीज परमेबिलिटी बाय इंड्यूसिंग स्टिकनेस एंड पेवमेंटिंग। पेवमेंटिंग क्या होता है? पेवमेंट कहते हैं चिपकना, साथ साथ लग के चलना, ऑफ न्यूट्रोफिल इन वेन्यूल्स एंड रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स। तो बेसिकली केमिकल मीडिएटर जो है वो जब वो रिलीज होते हैं तो वो न्यूट्रोफिल्स के साथ अगर उन्होंने मिलकर काम करना है तो वो ऐसे सिग्नल रिलीज करेंगे जिसकी वजह से ब्लड वेसल के अंदर जो न्यूट्रोफिल फैल रहा है या फिर रहा है वो उसको सिग्नल करेंगे, जिसकी वजह से वो उस उसकी स्टिकीनेस बढ़ जाती है और वो ब्लड वेसल के साथ साथ लग के चिपक चिपक के चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जहां से उसको सुराग मिलेगा वो वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इस इन केमिकल मीडिएटर जो कि उसकी स्टिकीनेस को इनहेंस करते हैं वो C5A है एंड LTB4 है, ये उनका नाम है। इनको ल्यूकोट्राइन इनकी क्लास है। और फर्दर जो केमिकल मीडिएटर है उनके दो नाम है। एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्शन मीडिएटेड बाय, उसके अलावा एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्टर जो है उसके जो कंट्रोलर हैं या उसके जो मीडिएटर्स हैं उनमें हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, सेरोटोनिन है, ब्रेडिकाइनिन एंड PAL। तो ये डिफरेंट जो है वो एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्शन जो है उनको उनके कंट्रोलर हैं। एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्शन से क्या मुराद हो गया कि वो जो सेल हैं उन्होंने वो एंडोथेलियल से मुराद है, पहले पहली बात तो ब्लड वेसल्स की जो अंदर मौजूद सेल हैं उनकी जो कंट्रैक्शन है उनको कंट्रोल करते हैं ये पांच डिफरेंट केमिकल मीडिएटर। वेजोडाइलेशन होगी, ब्लड वेसल एक्सपैंड कर जाएगी। उसके बाद एक्सुडेशन है। एक्सुडेशन है कि फ्लूइड का ब्लड से निकल के स्किन के अंदर आ जाए, जिसकी वजह से उसको एडिमा की फीलिंग आती है। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफ सेल, जो वाइट ब्लड सेल हैं या जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं वो इंटर करेंगे ब्लड वेसल से टुवर्ड्स द इंजरी साइट फॉलोइंग कीमोटैक्सिस, वो जो केमिकल सिग्नल आ रहे हैं उसकी वजह से। और जब हमारे पहले वाले न्यूट्रोफिल वहां पहुंच जाएंगे तो वो मजीद केमिकल सिग्नल रिलीज करेंगे ताकि मजीद जो हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स हैं वो वहां पे आ सके। और लास्ट पे आ जाता है फेगोसाइटोसिस के वो जो सिग्नल है या वहां पे जो भी केमिकल रिलीज हो गया है या वहां पे कोई भी किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट आ गया या कोई ट्रीटमेंट जो है वो वहां पे इशू कर रहा है, सॉरी, कोई इन्वेडर आया, कोई उसका केमिकल रिलीज हो गया उसने, या कोई वैसे इंजरी हो गई तो उसको उसकी वजह से कोई वहां पे डैमेज हो गया या सेल डैमेज हो गए, तो अब डेड सेल्स को उसके अलावा मीडिएटर्स को, उसके अलावा मतलब वो जो केमिकल सिग्नल है उनको, उसके अलावा कोई अगर टॉक्सिन रिलीज कर दिया है इन्वेडर ने, उन सारों की फेगोसाइटोसिस करवा दी जाती है। माइक बंद हो जाता है बीच में। सेलुलर इवेंट, एक्युमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट प्रिंसिपली न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट एट द साइट ऑफ इंफ्लेमेटरी। सेलुलर इवेंट्स के ऊपर बात कर रहे थे कि accumulation of leukocytes, principally neutrophils and monocyte at the site of inflammatory reaction is an important event in defensive process। वो वहां से जो पहले तो मैंने कहा कि सिग्नल आया, कीमोटैक्टिक सिग्नल आया पीछे, अगर हम दो तीन स्लाइड पीछे चलें, ये वेजोडाइलेशन सारा कुछ मैंने करवा दिया, कीमोटैक्सिस हो गया, फेगोसाइटोसिस हो गया, ये वाली वेजोडाइलेशन हुई। ये देखें, यहाँ से ये जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो ये वेसल जा रही है। एंडोथेलियल कंट्रैक्शन, सेल्स ने अपने आप को कंट्रैक्ट कर लिया जिसकी वजह से यहाँ पे जगह बन गई। ठीक है, ये भी सेल ने अपने आप को कंट्रैक्ट किया, यहाँ से ये चीजें लीक आउट हो रही हैं इनटू द इंटरस्टिशियल या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, यहाँ से वो बाहर निकल रहा है। फिब्रिनोजिन प्रोटीन नहीं कर रही है जिसने वहां पे जाके क्लॉटिंग करवानी है, ब्लड सेल्स नहीं कर रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स नहीं कर रहे हैं जो कि वहां पे जाके अपना फर्दर एक्शन परफॉर्म करते हैं।
ठीक है, ये नॉर्मल एक्सियल फ्लो है, ये मार्जिनेशन एंड पेवमेंटिंग है कि पहले वो सेंटर में जा रहे थे। ठीक है, मार्जिनेशन के अंदर क्या हुआ कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनके अंदर जो प्रोटेक्टिव सेल हैं वो लेयर के साथ लगना शुरू हो गए, जो पिंक कलर के इन्होंने बनाए हुए हैं। उसके बाद क्या है, एडहेशन, ये उसकी लेयर के अंदर बिल्ट होने, मतलब फिक्स होने लग गए, जुड़ने लग गए। और लास्ट होता है इमिग्रेशन, वहां से ये निकल के बाहर को आ गए। ठीक है, ये सारे अब हमारे क्या है, प्रोटेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि आके वहां पे अपना फर्दर एक्शन परफॉर्म करेंगे। ये न्यूट्रोफिल की माइग्रेशन है। ये हमने सारे स्टेप्स, मैंने इनकी डिटेल आपको बता दी है। पांचों के पांचों स्टेप इनके आगे, मार्जिनेशन एंड एडहेशन ऑफ ल्यूकोसाइट टू वेसल एंडोथेलियम। जो वेसल की एंडोथेलियम लेयर है, अंदर वाली लेयर है, उसके ऊपर जो है वो उनकी बाइंडिंग हो जाना। ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, सॉरी, मार्जिनेशन ड्यू टू स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो उस स्पेसिफिक एरिया में स्लो हो जाएगा और लिकोसाइट जो है वो लेयर के साथ बाइंड होना शुरू हो जाएंगे। लिकोसाइट क्रॉल, वो चिपक चिपक के चलता है, जिस तरह घुटनों के बल नहीं चलते, आहिस्ता आहिस्ता, और ब्लड वेसल के साथ साथ बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव करता रहेगा। और एंडोथेलियम लेयर जो है वो, जो जिस तरह पाइप की अंदर वाली जो लेयर होती है, इस तरह ब्लड वेसल के अंदर वाली लेयर के साथ चिपक चिपक के आगे आगे मूव ऑन करेगा। ठीक है, और इस अपने साथ साथ दूसरे ल्यूकोसाइट्स को भी जोड़ेगा, चिपकाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्जिनेशन एंड पेवमेंटिंग के अंदर ये एडेशन एंड एग्रेशन अंडर द एग्रीगेशन अंडर द इन्फ्लुएंस कीमोकाइंस फैमिली ऑफ स्मॉल साइटोकाइन सिग्नल प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द सेल। अब ये जो जितनी भी एडेशन हो रही है और वो जो एक्युमुलेट कर रही हैं सारे के सारे वाइट ब्लड सेल्स, दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द कीमोकाइंस, जो कि केमिकल सिग्नल आए थे और वो इंजरी साइट के पास पास हैं, रिलीज हो गए। तो वहीं पे जो है वो सारे के सारे वाइट ब्लड सेल जो है एक्युमुलेट हो जाएंगे। पेवमेंट, when considerable number of neutrophil line endothelium over a considerable distance, जब एक स्पेसिफिक उस इंजरी साइट के इर्द गिर्द नियरेस्ट जो ब्लड वेसल है वहां पे अच्छे खासे न्यूट्रोफिल जो है वो आके अकमलेट हो जाएंगे, अटैच कर जाएंगे, तो उसको पेवमेंट कहते हैं। इमिग्रेशन, ल्यूकोसाइट मूव अक्रॉस ब्लड वेसल थ्रू एंडोथेलियल सेल। अब वो एंडोथेलियल सेल शॉर्टन हो गए थे। ठीक है, एक चीज, दूसरा जो है वो वहां पे आके बहुत सारे अकमलेट हो रहे हैं वाइट ब्लड सेल, तो वो वहां से निकलना शुरू हो जाएंगे। After being adhered to endothelial cell through pseudopod, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन मूव इन गैप बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स। तो बेसिकली क्या करते हैं सूडोपोड, बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह करके, अगर आपके पास एक लेयर, एक सेल है और दूसरा सेल ये है, फर्ज कर लें मेरे से रैंडम बन रहा है, और आपके पास जो सेल है वो इस तरह है, बड़ा है, जो कि सुराख से नहीं जा सकता, तो वो किस तरह मूव करेगा? वो अपने आप को, जिस तरह हम एक गुब्बारे का आगे तो मुंह बना देते हैं, इस तरह करके वो अपने आप को फैला लेगा, जिसकी वजह से ये अंदर को हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अब ये बारीक होकर बाहर को निकले, तो अपने को पिचका के एक छोटे से सुराख से आपने गुब्बारा गुजारना है, तो आप उसको पिचका पिचका के गुजारेंगे, इस तरह जो है ये सेल यहाँ से आउट होता है, बाहर को निकलता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि इंटायर लिपोसाइट क्रॉल थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन इनटू द पेरिवस्कुलर एरिया। वहां से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और पूरी ब्लड वेसल की जो लेयर है उसको कट करता हुआ, मतलब क्रॉस करता हुआ, ये वहां से पेरिवस्कुलर एरिया यानी कि वस्कुलर के वेसल, ब्लड वेसल के बाहर वाले एरिया में आ जाएगा। वाइल इमिग्रेशन न्यूट्रोफिल कैन रिड्यूस देयर डायमीटर टू इवन लेस देन 1 माइक्रोमीटर। और ये अपना जो चौड़ाई है उसको 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा कर देते हैं, जस्ट टू पास थ्रू दैट एंडोथेलियल सरफेस। उन एंडो, वो जो सेल्स हैं एपिथेलियल लाइनिंग के उसके ब्लड वेसल के जो सेल हैं उनके दरमियान में से गुजरने के लिए अपना साइज 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा कर लेता होता है। इमिग्रेशन को हम डायपेडेसिस भी कहते हैं और ये वेन्यूल से ज्यादा होता है। इमिग्रेशन डिपेंड ऑन सिक्रीशन ऑफ कोलेजनेज टाइप एंजाइम बाय ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जो ऑलरेडी वहां पे चले जाते हैं वो वहां से रिलीज करते हैं कोलेजनेज टाइप एंजाइम, जिसकी वजह से इमिग्रेशन होती है। मैसिव माइग्रेशन ल्यूकोसाइट अलाउ पैसिव एक्सट्रावेशन ऑफ आरबीसीज। लीक्ड आरबीसी एज डाइजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेस और ड्रेन्ड बाय लिम्फेटिक टू रीजनल लिम्फ नोड। बेसिकली क्या होता है कि जब वहां से उस सुराख में से जब ल्यूकोसाइट्स निकलेंगे जिनका काम है आगे, वो निकलेंगे तो रेड ब्लड सेल भी उसके साथ साथ बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लो में आ रहे हैं सारे के सारे। अब इन रेड ब्लड सेल के साथ आगे क्या होगा, या तो इनको वहीं पे मैक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल्स, बेसिकली ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब वो ब्लड से टिश्यू में आते हैं मैक्रोफेज बन जाते हैं। ठीक है, और सॉरी, मोनोसाइट होते हैं। मोनोसाइट जब ब्लड में होते हैं और जैसे ही वो टिश्यू में आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेजेस आर बेसिकली किलिंग सेल, वो फेगोसाइटिक सेल है। तो जो आरबीसी वहां से निकल के बाहर निकल गए, वो या तो मैक्रोफेजेस उनको खा जाएंगे, या फिर उन्हें वापसी लिम्फेटिक वेसल के जरिए वापस ब्लड के अंदर फेंक दिया जाता है कि आप बेवजह ही बाहर आ गए। इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट अकर इन द वेव पैटर्न, एक वेव पैटर्न में होता है।
पहली वेव 30 से 40 मिनट की होती है और इसके अंदर न्यूट्रोफिल जो है और कुछ मोनोसाइट जो है वो वेन्यूल से बाहर निकलते हैं। सेकेंड वेव सम आर लेटर एट वेन्यूल एंड कैपिलरी लेवल। और जो दूसरी वेव है, दूसरी बार जो इनकी इमिग्रेशन है वो होनी होती है, वो होती है तकरीबन कुछ एक घंटों के बाद, जिसके अंदर ज्यादातर जो है वो मोनोसाइट बाहर निकलते हैं। तो पहली जो इमिग्रेशन है फर्स्ट वेव के अंदर ज्यादा न्यूट्रोफिल और थोड़े मोनोसाइट होते हैं, और दूसरी जो होती है उसके अंदर थोड़े मोनोसाइट और ज्यादा मोनोसाइट और थोड़े न्यूट्रोफिल्स होंगे। कीमोटैक्सिस ये नेक्स्ट स्टेप है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल सिग्नल रिलीज हो रहे होते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ लिकोसाइट टुवर्ड अ केमिकल ग्रेडियंट। अब लिकोसाइट ब्लड वेसल से तो बाहर आ गया है, वहां से उसने इंजरी साइड तक पहुंचना है। वहां कैसे पहुंचेगा, उसके लिए केमिकल सिग्नल है जो कि उसको पाथवे दिखाता है कि इस तरफ इंजरी है, आपने इस तरफ जाना है। अमंग लिकोसाइट न्यूट्रोफिल रिस्पॉन्ड टू कीमोटैक्टिक सिग्नल्स क्विकली बाय कीमो अट्रैक्टेंट। तो वो जो कीमोटैक्टिक स्टिमुलाई है, वो जो कीमो अट्रैक्टेंट बेसिकली उस केमिकल को कहेंगे जो कि उस इंजरी साइड से रिलीज हो रहा है, उसके पीछे पीछे जो है ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफिल जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। प्लाज्मा डिराइव्ड कीमोटैक्टिक सब्सटेंस इंक्लूड। अब ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंस की प्लाज्मा डिराइव्ड का मतलब है कि जो ब्लड से निकाले गए कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस हैं उनमें है C3B C5A, उसके अलावा फिब्रिनोपेप्टाइड एंड फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। ये सारे के सारे वो कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं, PAFA C5A, इनके नाम याद कर लेना, पूछे जा सकते हैं। ये बेसिकली न्यूट्रोफिल्स के ऊपर बाइंड करते हैं। दीज मीडिएटर इंड्यूस कीमोटैक्सिस व्हेन ल्यूकोसाइट एडहेशन मॉलिक्यूल सच एज सेलेक्टिन एंड इंटेग्रिन। ल्यूकोसाइट एडहेशन मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? सेलेक्टिन एंड इंटेग्रिन बाइंड टू देयर रिस्पेक्टिव लिगांड। दे इंड्यूस मिटोजेन एक्टिविटी प्रोटीन काइनेज एंड G प्रोटीन, resulting in migration of neutrophils usually toward a chemotactic gradient and activation। तो पहले हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं वो न्यूट्रोफिल के ऊपर बाइंड कर दिए करके, जिसकी वजह से कीमोटैक्सिस स्टार्ट हो गई। ठीक है। जब ल्यूकोसाइट के जो एडहेशन मॉलिक्यूल हैं यानी कि सेलेक्टिन एंड इंटेग्रिन, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव लिगांड या अपने अपने रिस्पेक्टिव वेन न्यूक्लियर एडहेशन मॉलिक्यूल सच एज सेलेक्टिन बाइंड टू द रिस्पेक्टिव लिगांड, वो अपने रिस्पेक्टिव लिगांड से जब या उनके रिस्पेक्टिव जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जब वो बाइंड कर जाएगा, तो उसके बाद वो प्रोटीन काइनेसिस और G प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल की जो है वो माइग्रेशन हो जाएगी। और किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द केमिकल ग्रेडियंट एंड एक्टिवेशन। ल्यूकोसाइड एडहेशन मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? बेसिकली ये मेंबर ऑफ लार्जर सुपर फैमिली ऑफ सेल सरफेस receptor that play a important role in एडहेशन मॉलिक्यूल। जो ल्यूकोसाइट्स के पास होते हैं वो बेसिकली सेल सरफेस रिसेप्टर्स की ही एक बड़ी क्लास है, और इनके अंदर जो है वो उनके बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे इम्यूनो सर्वेलेंस है, इन्फ्लेमेशन है। इम्यूनो सर्वेलेंस होता है कि इम्यूनिटी जो है वो अपने आप को जो इम्यून इम्यून रिएक्शन होने हैं बॉडी के अंदर, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन के अंदर, हीमोस्टेसिस के अंदर। ये होम्योस्टेसिस नहीं है, हीमोस्टेसिस है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग वगैरह। और वूंड हीलिंग है, मोर्फोजेनेसिस है, दोबारा से उसी तरह का अगर कोई स्ट्रक्चरल लॉस हो गया इंजरी के अंदर, तो दोबारा से उसी तरह का एक नया स्ट्रक्चर बनाना मोर्फोजेनेसिस कहलाता है, वो भी है इसके अंदर इंक्लूड है। मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर, टिश्यू का जो अपना एक स्पेसिफिक पैटर्न है, उसका एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है, वो भी उसको मेंटेन करना। एथेरोजेनेसिस एंड ट्यूमर मेटास्टेसिस, ट्यूमर को वहां से जो है वो मूव ऑन करना ताकि उसको खत्म किया जा सके, और एथेरोजेनेसिस देखना पड़ेगा। चलें, ये गूगल कर लीजिएगा। कीमोटैक्सिस, हायर कंसंट्रेशन ऑफ कीमोट्रैक्टेंट एंड इन्फ्लेमेटरी साइट। ल्यूकोसाइट क्रॉल बाय फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सरफेस सूडोपोड एंड लीडिंग एज विद ब्लंट टेल एट द रियर एंड। तो ये था कि जो कीमोट्रैक्टेंट इन्फ्लेमेटरी साइट होती है वहां पे केमिकल सिग्नल बहुत ज्यादा आ गए। अब उसकी वजह से ल्यूकोसाइट्स वहां पे आके स्लो हो गए हैं और अटैच करना शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से वो अपने सूडोपॉड, सूडो का मतलब होता है फेक, नकली पाँव बना लेंगे। अपने इस तरह के पाँव बना लेंगे जैसे वो नकली हैं उनके पाँव, ठीक है, लेकिन होते वो नकली हैं।
मतलब बल्ज आउट, गुब्बारे के जिसमें हम अपनी मर्जी से उसको शेप दे देते हैं, दो तरफ से पकड़ेंगे उसके दो हाथ बन जाएंगे, उनको कह देंगे सूडोपोड, उनके जरिए वो वहां से बाहर निकलेगा। मूव टुवर्ड कीमोटैक्टिक ग्रेडियंट, और उसकी जो मूवमेंट है वो कीमोटैक्टिक ग्रेडियंट की तरफ, यानी कि जिस तरफ से सिग्नल आ रहा होगा उस तरफ होगी। इजीली चेंज देयर शेप व्हाइल पासिंग थ्रू नैरोड स्पेस, और जब ये तंग जगह से, तंग सुराख से, या दो सेलों के दरमियान जो तंग जगह वहां से निकलेगा तो अपनी शक्ल को बदल लेगा। पुरानी बातें दोबारा दोबारा रिपीट हो रही हैं। स्टेप इन्वॉल्विंग कीमोटैक्सिस रिकॉग्निशन है, पहले सबसे पहले वो कीमोटैक्टिक फैक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा। किस तरह? वहां से केमिकल आया, लिकोसाइट के पास रिसेप्टर है, तो वो केमिकल जो है वो लिकोसाइट के ऊपर आके बाइंड कर जाएगा। ट्रांसडक्शन ऑफ कीमोटैक्टिक सिग्नल और स्टिमुलस और सिग्नल, वहां से सिग्नल जो है वो कीमोटैक्सिस टैक्टिक सिग्नल जो है वो रिसेप्टर पे आया ना, तो वो अब सेल के अंदर एक सिग्नल भेजेगा। बाहर से एक कीमोटैक्टिक सब्सटेंस आया, सेल के साथ अटैच किया लिकोसाइट के साथ, और लिकोसाइट के अंदर उसने चेंजेस करवाना शुरू कर दी, मतलब अंदर सिग्नल भेज दिया। ओरिएंटेशन ऑफ सेल, अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो उनकी जो है वो कंसंट्रेशन, उनकी अरेंजमेंट होगी। जो माइक्रोट्यूब्यूल है, हमने पढ़ा हुआ है बेसिक एफएससी के अंदर कि वो सेल की मोशन के अंदर रोल प्ले करते हैं, कि सेल किस तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब सेल किस तरफ मूव करेगा ये बेसिकली उसकी जो है वो केमिकल सिग्नल की तरफ मूव करेगा, और मूव कौन करवाएगा उसको? साइटोस्केलेटन, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को वो जो सिग्नल है वो माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट करवाएगा। अब माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट के अंदर जो है उसकी वजह से जिस जिस तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट किस तरफ को होगी, जिस तरफ सिग्नल आ रहा है। ठीक है, और वो एक्टिवेशन ऑफ लोकोमोटर अपरेटस, अब जब माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर चेंजेस की जाएंगी तो उसकी वजह से लोकोमोटर, लोकोमोटर का मतलब होता है मोशन करवाने वाला, वो ऑपरेटर्स की जो है वो मूवमेंट जो है लोकोमोटर ऑपरेटर्स जो है उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी। पोलराइजेशन एंड असेंबली ऑफ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट, पोलराइजेशन बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, जो आइंस होते हैं बॉडी सेल के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रेडियंट में मौजूद होते हैं, अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आइंस मौजूद हैं और बाहर भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आइंस मौजूद होते हैं। तो ये जब आर पार मूव कर जाएंगे सेल के, या इनके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे तो उसकी वजह से सेल जो है वो उसके अंदर भी फर्दर अंदर स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट जो है वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो अपने आप को मूव करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन आपको पता है ये मूवमेंट करवाते हैं, और ये लोकोमोटर अपरेटर्स होता है। आयनिक फ्लक्सिस और मेम्ब्रेन और सब मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यानी कि वो जो बाहर वाले मेम्ब्रेन है, और अंदर जो छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज हैं, उन सारों को एक, क्योंकि चेंज इन्वायरमेंट चाहिए, मूव करवाना है। सेल अपने एक फ्लो में चाह रहा था, अब उसको मूव करवाना है और एक स्पेसिफिक सिग्नल की तरफ मूव करवाना है, तो उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल भी चेंज हो गए, माइक्रोफिलामेंट जिनको हमने कहा है, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स भी चेंज हो गए ताकि मोशन करवाई जाए। एक्टिव मायोसिन की चेंजेस आ गई, आयंस की जो ग्रेडियंट है उनके अंदर चेंजेस आ गई। चेंज इन मेम्ब्रेन चार्ज एंड पोलैरिटी मेम्ब्रेन, जब आयन ही आयंस आयनिक लेवल पे चेंजेस आएंगे, सोडियम बाहर निकल गया फर्ज कर लो, या अंदर आ गया ज्यादा, तो उसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली देयर विल बी चार्ज। ठीक है, बाहर और चार्ज होगा, अंदर और चार्ज होगा, यानी कि नॉर्मल सेल की निस्बत इसके ऊपर चार्ज और होगा, डिफरेंट होगा। क्यों होगा? नॉर्मल सेल से जब चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, इस सेंस में डिफरेंट किया जाता है ताकि सेल की एडहेशन एबिलिटी को बढ़ाया जा सके। जिस सेल के ऊपर चार्ज होगा वो बाइंड कर सकते हैं, एडहेशन शो करवा सकते हैं, वरना नॉर्मल सेल एडहेशन शो नहीं करवाते, वो अपने फ्लो में मूव करते हैं। तो वो जो आयनिक चेंजेस की गई, उसके अलावा जो पोलैरिटी की चेंजेस आई, आइन पोलैरिटी का मतलब होता है कि दो एंड होना, नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ के आए हुए हो। ठीक है, phagocytosis and microbicidal mechanism, phagocytosis a major mechanism to remove pathogen and cell debris, इसके जरिए जो है वो which uses plasma membrane to engulf a large particle giving rise to an internal compartment called phagosome। तो बेसिकली क्या करता है, एक सेल होता है वो किसी जो फैगोसाइटिक सेल होता है, जिसमें कि हमने मैक्रोफेज का, मैक्रोफेज एक फैगोसाइटिक है, वो बेसिकली इन्वेडर के साथ बाइंड करता है और उसको अपने अंदर ले आता है, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ले आता है, और उसको साइटोप्लाज्म में ला के उसके इर्द गिर्द जो है वो एक लेयर बना देता है, एक वेसिकल बना देता है। लेयर क्या करती है बेसिकली, वो जो लेयर बनाता है बेसिकली वो लेयर, अच्छा, वो लेयर जो है वो वेसिकल बन जाती है। वेसिकल मतलब गुब्बारे के अंदर एक छोटा सा गुब्बारा, उसके अंदर जो लाइसोजाइम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम अंदर जाकर किलिंग एक्शन करते हैं, और वो किलिंग एक्शन जो है वो सारे उस सारे जो
जो भी इन्वेडर है उसको ऐसे नॉन हार्मफुल कंपार्टमेंट्स के अंदर, नॉन हार्मफुल चीजों के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस मैक्रोसर्विस मैकेनिज्म के अंदर ऑप्सोनिन है। पहले हमने बात की फेगोसाइटोसिस की, इसके अंदर हमने फेगोसोम, ये डेफिनेशन आ सकती है। एंडोसाइटोसिस हो गई। ऑप्सोनिन नेचुरल एक्वायर्ड सब्सटेंस दैट कोड बैक्टीरिया एंड मेक them मोर सस्पेक्टेबल टू फेगोसाइटोसिस। ऑप्सोनिन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिलीज होते हैं और जो फेगोसाइट सेल हैं उनको हेल्प करते हैं। किस तरह हेल्प करते हैं? बेसिकली जो इन्वेडर आएगा ऑप्शनिन उसके ऊपर बाइंड कर देगा और उसकी विजिबिलिटी बढ़ा देगा। जब विजिबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसको फेगोसाइटिक जो सेल है, ऐसा सेल जिसने फेगोसाइटिसिस करनी है, वो उसको पहचान आसानी से लेगा और उसको इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। इनकी आगे एग्जांपल दी हुई है। और डीग्रेनुलेशन एंड ऑक्सीडेटिव बर्स्ट डिस्ट्रॉय इनगल्फ पार्टिकल। उसके बाद जब वो इनगल्फेशन हो जाती है, इनगल्फ कर लिया हमने, वो उसने सेल ने फेगोसाइटोसिस उसकी करवा दी, उसके बाद उसकी क्या होती है? डीग्रेनुलेशन एंड ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। ये मैंने आपको बताया कि उसके इर्द गिर्द वेसिकल बनाई जाती है, उसके ऊपर इंजाइम रिलीज किया जाता है, उसके ऊपर रेडिकल रिलीज किया जाते हैं। वो सारी की सारी चीजों का पर्पस क्या होता है? कि उसको तबाह किया जा सके, उसको मारा जा सके, ठीक है। और वो उसको किलिंग एक्शन करते हैं इन्वेडर का, और उसके बाद उसको नॉन हार्मफुल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो चीजें उसको एक्सोसाइटोसिस के जरिए उस बड़े, यानी कि वो जो फेगोसाइटोसिस है, जो फेगोसाइटिक सेल था, उससे बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीडेटिव बर्स्ट क्या होता है? इज रैपिड रिलीज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसको हम फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं बेसिकली। ये सुपर ऑक्साइड एनाइन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रॉम न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, मोनोसाइट मैंने बताया मैक्रोफेजेस की प्रीवियस फॉर्म होती है। तो जो मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस हैं बेसिकली यही जो हैं वो सेल को इनगल्फ करते हैं और उसके बाद उनके ऊपर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बस्ट मारते हैं। बस्ट का मतलब होता है उनके ऊपर फेंकते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी उनकी जो मेम्ब्रेन लाइनिंग होती है, जो इन्वेडर है, जो इनगल्फ उन्होंने कर लिया है, उसकी जो मेम्ब्रेन लाइनिंग है उसको खत्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो खराब हो जाती है। यूज माइलो पर ऑक्सीडेज ऑफ न्यूट्रोफिल टू कंबाइन H2O2 विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइपोक्लोराइड विच प्ले अ रोल इन डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। अब न्यूट्रोफिल से माइलो पर ऑक्सीडेज जो है वो H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पर और माइलो पर H2O2 और क्लोरीन, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाते हैं? हाइपोक्लोराइड। अब ये जो हाइपोक्लोराइड है ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करता है। ऊपर हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज थी, वही ऊपर वाली। अब इनमें से सुपर ऑक्साइड एनाइन है, हाइड्रोजन पर है, और उसमें से हाइड्रोजन पर है का आगे फर्दर मैकेनिज्म लिखा है कि वो माइलो पर न्यूट्रोफिल से रिलीज होता है। और H2O2 हमारा ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, और क्लोरीन जो है वो एक मिनरल है। तो ये सारे आपस में मिलके हाइपोक्लोराइड बनाते हैं। वो एक ऐसा केमिकल है जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। फेगोसाइटोसिस एंड माइक्रोबिसाइडल मैकेनिज्म। Phagocytosis recognition of material to be engulfed, formation of phagocytic vacuole और phagosome and fusion of phagosome with lysosome। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये बार बार एक ही चीज रिपीट की गई है कि फेगोसाइटोसिस हो गई, वो अंदर आया, उसके लिए वेसिकल बनाई गई। अब ये वाली वेसिकल और लाइसोसोमिक वेसिकल दोनों आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। लाइसोसोम भी एक वेसिकल की फॉर्म में मौजूद है। वेसिकल का मतलब है छोटा सा गुब्बारा, सेल के अंदर छोटा सा गुब्बारा। तो एक गुब्बारा ये बन गया और एक वेसिकल वाला लाइसोसोम का गुब्बारा, दोनों आपस में मिलेंगे। लाइसोसोम के पास थे डाइजेस्टिव एंजाइम, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, वो सारे के सारे, अब वो क्योंकि दोनों गुब्बारे मिलके एक बना लिए, अब बैक्टीरिया भी अंदर है और लाइसोजाइम भी अंदर है, और लाइसोजाइम की सारी सिक्रीशंस भी अंदर है, जिसकी वजह से वो सारा का सारा किलिंग एक्शन उसके अंदर ही हो जाएगा। और उसके बाद छोटी छोटी बॉडीज के अंदर, फॉर्म के अंदर इनको जो है वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। दो मैकेनिज्म के जरिए बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म इन न्यूट्रोफिल बर्स्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्लूड इंक्रीज इन सुपर ऑक्साइड एनाइन, जो अभी हमने बात की कहाँ पे? सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स के अंदर, ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की जो हमने बात की वो बेसिकली ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म है। O2 जनरेशन नेगेटिव, O2 नेगेटिव है, ठीक है। H2O2 फॉर्मेशन और नॉट पोटेंट फेगोसाइटिक। अब ऑक्सीजन जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन और उसके अलावा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इनको रिलीज किया जाता है। H2O2 कंबाइन विद माइलोपर। अब जो H2O2 है बेसिकली ये बजाते खुद जो है वो कोई इतना अच्छा किलर नहीं है, लेकिन जब ये माइलोपर ऑक्सीडेज और जो हेलाइड है, हेलाइड से मुराद है वो जो हमने लास्ट पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा
क्लोराइड। यहाँ पे हैलाइड, हैलाइड पूरी एक क्लास है जिसमें फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार जो है वो इनको कहते हैं हेलोजेंस। ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं हैलाइड। इनमें से किसी एक के साथ जो है बाइंड करता है, एक माइलोपर ऑक्सीडेज, दो H2O2 तीन, और इसकी वजह से बनता है H2O2 नेगेटिव, जिसको हमने अभी क्या कहा ऊपर वाली स्लाइड के अंदर, यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो स्लाइड थी कि हाइपोक्लोराइड, जो कि आगे किलिंग एक्शन करती है। तो जो हमारे पास रिएक्टिव सुपर ऑक्साइड एनाइन है H2O2 या O2 नेगेटिव, वो आगे फर्दर ऑन तीन चीजों से मिलके आगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाता है जो कि हाइपोक्लोराइट है, और वो फाइनल किलर होती है, जो कि बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। और ऑक्सीडेंट है तो इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है या जो उसकी मेम्ब्रेन है उसको ऑक्सीडाइज करके खत्म कर देगा। H2O2 माइलोपर ऑक्सीडेज हैलाइड सिस्टम। माइलोपर ऑक्सीडेज जो है वो H2O2 को कन्वर्ट करती है हाइपोक्लोरस एसिड में। हाइपोक्लोरस एसिड H2O2 एंड हैलाइड कोफैक्टर फ्रॉम फॉर्म माइलोपेरोक्सीडेज सिस्टम। अब ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है, ये H2O2 और हैलाइड कोफैक्टर, क्लोराइड, हैलाइड कोफैक्टर बना दे, हमारे पास क्लोराइड है Cl माइनस, तो इसके अलावा ब्रोमाइड और आयोडाइड भी हो सकते हैं, वो बनाते हैं माइलोपेरोक्सीडेज सिस्टम, जो कि एक अफेक्टिव माइक्रोबियल किलर है। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। इनमें न्यूट्रोफिल हैव डिग्रेडेटिव डिग्रेडेटिव एंजाइम पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम, एडेशन मॉलिक्यूल एंड एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड। ऐसे प्रोटीन्स होती हैं, ऐसे उनके पास एंजाइम होते हैं जो कि डिग्रेडेशन करवाते हैं। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, पहले जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। डिफेंसिन, कैथिलैसिडिन एंड एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रोब बाय फॉर्मिंग पोर इन द माइक्रोबियल मेम्ब्रेन। सेकंड एक्शन इज कीमोटैक्सिस। तो इनके अंदर क्या होता है कि पहले जो है जैसे ही कोई इन्वेडर आता है तो ये वाले जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं, ये बेसिकली उस जो इन्वेडर है या जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो उसके जो सेल वॉल है उसके अंदर सुराख कर देती हैं। सुराख करने से सेल वॉल उनके उन इन्वेडर का जो है वो साइटोप्लाज्म वहां से लीक आउट हो जाता है, और लीक आउट हो जाने की वजह से वो अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार नहीं रख सकता। इनमें डिफेंसिन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी एंड किल जी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सम फंजाई एंड इन्वेलप्ड वायरसेस। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बहुत सारी टाइप्स ऑफ इन्वेडर्स को किल कर सकता है। जब वो किल हो जाते हैं तो उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस रिलीज किए जाते हैं, और डिफरेंट अदर एंजाइम लाइसोजाइम के अंदर, लाइसोजाइम के अंदर ही डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं, जिनमें से एक का नाम भी लिखा हुआ है एसिड हाइड्रोलाइसिस, जो कि उनको फर्दर किल करके उनके जो है वो नॉन हार्मफुल चीजों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा डिक्रीजिंग पीएच ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस फेवर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। पीएच जो है ये जितने भी फेगोसाइटिक एंजाइम हैं, ये जो ऊपर हमने देखे डिफेंसिन, कैथलेसाइडिन एंड एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन्स वगैरह, ये एंजाइम वगैरह जो डिफरेंट हैं, ये लो पीएच पे काम करते हैं। ठीक है, और लो पीएच से मुराद है 4 to 5 pH। लैक्टोफेरिन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ फेगोसाइट्स बैक्टीरिया। जो फेगोसाइट बैक्टीरिया होता है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो इनगल्फ हो गया है, अभी भी उसके चांसेस हैं कि वो न्यूट्रोफिल के अंदर ही ग्रो करना शुरू हो जाए, ठीक है, और अपना साइज बढ़ा ले। ठीक है, लेकिन लैक्टोफेरिन मौजूद होता है जो कि उसको ये काम करने नहीं देता। इलास्टेज हाइड्रोलाइसिस बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोटीन एंड टिश्यू इलास्टिन। इलास्टेज एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरियल की सेल वॉल के अंदर जो प्रोटीन है उनको खत्म करेगा। Gelatinase and myeloperoxidase, antimicrobial peptide and lactoferrin released by cell into extracellular space and contribute in killing of extracellular microbial pathogen with degradation of ECM, extracellular matrix। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि ये जितने भी उन्होंने चार लिखे हैं, इनका बेनिफिट ये है कि ये तब एक्शन नहीं करते जब कोई चीज खून में आ जाए, क्योंकि खून में एक बार चीज आ गई तो खून पूरी बॉडी में जा रहा है तो डैमेज ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं कि जहां पे टिश्यू साइड में, इंजरी साइड में जो भी इन्वेडर आया है या जो भी हार्मफुल मटेरियल मौजूद है, ये वहां पे जाते हैं और उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेते हैं। क्या एक्शन लेते हैं कि उसको जो है वो किलिंग करते हैं वहां पे, और वहीं पे डिग्रेडेशन ईसीएम का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स तबाह होता है। बाहर वाला मैट्रिक्स, सेल का ब्लड वेसल्स के बाहर वाला जो थोड़ा बहुत एरिया है वो डैमेज होता है, और वो बाद में रिपेयर कर लिया जाता है। न्यूट्रोफिल प्रोटीएज कैन कॉज इंजरी टू टिश्यू, और ये प्रोटीएज जहाँ पे प्रोटीन डैमेज या टिश्यू को खराब कर सकते हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड एट एड लीजन इनएक्टिवेट इट। तो न्यूट्रोफिल के जो प्रोटीएजेज हैं वो किलिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया।
अब हमारी अपनी बॉडी भी प्रोटीन है, तो इनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, ये भी खराब हो सकती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को डैमेज हो सकता है। तो इस चीज को बचाने के लिए जो प्लाज्मा होता है उसके पास भी एंटी प्रोटियोलाइटिक या प्रोटीएज इनहिबिटर और जो इंजरी साइट है वहां पे भी ये मौजूद होते हैं, ताकि हमारी जो स्किन है जो या जो हमारा अपना मसल मैथ है, ये जो टिश्यू है वो ना खाया जाए, ठीक है। तो इन टिश्यूज के पास अपने अपने प्रोटीएज इनहिबिटर हैं, तो जैसे ही प्रोटीएज एंजाइम रिलीज किए जाएंगे तो वो एक्शन सारों पे करेगा, लेकिन ना टिश्यू को डैमेज कर पाएगा ना प्लाज्मा को डैमेज कर पाएगा, लेकिन जो बैक्टीरिया है या जो भी इन्वेडर है वो किल हो जाएगा। ये डिफरेंट फैक्टर हैं, ये याद कर लेना। मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, सूडो मेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन, inflammatory response of mucous membrane of oral intestine respiratory to toxin or microbe और irritant। एक सूडो मेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन होती है कि वो इन्फ्लेमेशन जो म्यूकस मेम्ब्रेन में हो रही है। म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी होती है? जिसमें हमारी माउथ की लाइनिंग है, वहां से जहां से सिक्रीशन हो रही है कोई ना कोई। ओरल है, यहाँ पे ये थूक सलाइवा की सिक्रीशन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीशन हो रही है, रेस्पिरेटरी के अंदर जो म्यूकस सिक्रीशन हो रही होती है उनको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो उनके अंदर माइक्रोब्स के रिस्पॉन्स में जो इन्फ्लेमेशन होगी उसको कहेंगे सूडो मेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन। अल्सर, लोकल डिफेक्ट ऑन सरफेस ऑफ एन ऑर्गेन प्रोड्यूस बाय इन्फ्लेमेशन। अब अगर इन्फ्लेमेशन लॉन्ग टर्म हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा देर के लिए हो जाए, तो वो वहां पे हमारी जो बॉडी का पार्ट है उसको भी डैमेज करेगी, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाए थोड़ी सी, तो बॉडी के उस हिस्से को डैमेज करती है, जिसको हम कहते हैं अल्सर। जैसे कि स्टमक के अंदर, हमारी स्किन के अंदर क्या होता है, स्किन के अंदर छोटे छोटे सुराख, पोर्स बन जाते हैं, जला हुआ निशान आता है अंदर वाली साइड पे, ठीक है, उसको अल्सर कहते हैं। फेड ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन तीन हो सकते हैं। हीलिंग बाय स्कार, कि वहां पे निशान भी बढ़ जाए, स्कारिंग कहते हैं कि जिसमें वो मोटा किसी की बहुत बड़ी इंजरी हुई हो ना, तो वहां पे स्किन जो है वो उसका कलर और तरह से आता है और कोलेजन भर के स्किन अपने आप को रिपेयर करती है, मतलब ओरिजिनल टिश्यू नहीं आता, ओरिजिनल सेल्स नहीं आते वहां पे, कोलेजन की अक्यूमुलेशन की करती है बॉडी, ठीक है। दूसरा है प्रोग्रेशन टू सेपरेशन, के सीवियरिटी की तरफ चला जाए। सेपरेशन का मतलब है कि डैमेज, स्किन डैमेज हो जाए वहां पे उस एरिया की, और वहां पे डैमेज आ जाए। और थर्ड है प्रोग्रेशन टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, के अगर वो इन्फ्लेमेशन जो है वो इन्वेडर को किल करने में, उसके ऊपर ओवरकम करने में काबू ना पा पाए, या उसमें कामयाब ना हो पाए, तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ चली जाती है, ताकि कंडीशन को मैनेज किया जा सके। दैट वाज ऑल अबाउट acute inflammation. Thank you so much for listening. Allah Hafiz. If you have any question, you can ask in the comment box.